हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कौर आहूजा एक बारी फिर से एमएमसी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है। हम लोग बात करेंगे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है और क्यों करना ज़रूरी है। जैसा आप लोग जानते हैं, लेडीज़ में 2 ओवरीज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। जब एक लड़की पैदा होती है यानी बच्ची पैदा होती है तो उसमें उसके पास 10 से 20 लाख अंडे होते हैं। जब वो प्यूबर्टी अटेन करती यानी कि 13-14 साल की उम्र अटेन करती है तो केवल 3 से 4 लाख अंडे बचते हैं और 30 साल की उम्र में वो अंडे केवल 1 से 1.5 लाख बचते हैं। हर साल कम से कम 1000 अंडों का लॉस होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो एग्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल एजिंग, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से एजिंग एग्स जो हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये फॉलिकल क्या चीज़ होती है? फॉलिकल एक पानी भरी सैक होती है जिसके अंदर होता है एग। होता क्या है कि होते तो बहुत सारे एग्स हैं, लेकिन कुछ ही फॉलिकल्स जो होते हैं वो रिक्रूट होते हैं और उसमें से 1-2 फॉलिकल बड़े होते हैं जिनको हम लोग डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। अंडे का साइज तो बहुत छोटा होता है, 120 माइक्रॉन्स, जो कि हम लोग अपनी आँख से नहीं देख सकते, ना हम लोग अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं। जो देख सकते हैं वो होता है फॉलिकल। अल्ट्रासाउंड से हम लोग फॉलिकल देखते हैं और उससे हम लोग आइडिया लगाते हैं कि ये एग मैच्योर हो रहा है और ये रप्चर हो रहा है, तो ये साइकिल जो है ओव्यूलेटरी है। अब पेशेंट को कंसीव करने का चांस है। तो ये होती है, इसलिए हम लोग करते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। जब कोई लेडी कंसीव नहीं करती 1 साल तक ट्रीटमेंट के बाद, तो हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का कोई यूट्राइन फैक्टर तो नहीं गड़बड़ है, यानी कि उसके यूट्रस में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, उसकी ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं खुली हैं, मेल फैक्टर यानी हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल है कि नहीं है, उसके हार्मोन्स की वैल्यू क्या है, नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है, ये हार्मोन्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये जानने के लिए हम लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं कि ये हार्मोन्स जो हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब ये हम लोग करते कैसे हैं? ये 2 तरीके से हो सकता है, ट्रांस एब्डोमिनल एंड ट्रांस वजाइनल। लेकिन जो प्रेफर्ड मेथड होता है वो होता है ट्रांस वजाइनल। वो इसलिए क्योंकि ट्रांस वजाइनल से हम लोग यूट्रस की माइन्यूट से माइन्यूट पैथोलॉजी देख सकते हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ओवरीज को अच्छे से देख सकते हैं, जो कि ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में इतना अच्छा नहीं दिखाई देता है। लेकिन कभी कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग को ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ सकता है, लेकिन प्रेफर्ड मेथड होता है ट्रांस वजाइनल। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग पेशेंट को बेसलाइन स्कैन करते हैं। पेशेंट को हम लोग बुलाते हैं पीरियड्स के 2nd या 3rd डे पर। उसके लिए हम लोग करते हैं क्या? बेसलाइन स्कैन। बेसलाइन स्कैन में हम लोग देखते हैं कि यूट्रस कैसा है, उसमें कोई पैथोलॉजी जैसे फाइब्रॉइड, एडिनोमाइसिस, जिसके बारे में बहुत पहले हम बात कर चुके हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस कितनी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं दोनों ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं है। अगर कोई पहले से बहुत बड़ी सिस्ट पड़ी है तो उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट की वो साइकिल कैंसिल भी कर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम लोग देख सकते हैं बेसलाइन स्कैन से, वो है एंट्रल फॉलिकुलर काउंट यानी एएफसी। एक एवरेज फॉलिकुलर काउंट होता है 10 to 13। जैसे जैसे एज बढ़ती है एएफसी कम होता जाता है, जैसा मैंने पहले बताया कि एग्स डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं। अगर एंट्रल फॉलिकुलर काउंट 3 से नीचे है तो उस कंडीशन में बिल्कुल नॉर्मल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग आईवीएफ डोनर oocytes की पेशेंट को सलाह दे देते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट बेसलाइन स्कैन के बारे में। और अगर मान लीजिए ज़्यादातर होता क्या है, कई पेशेंट्स रिपोर्ट लेकर आते हैं पीरियड्स के 11th डे से फॉलिकुलर स्टडी की, वो फॉलिकुलर स्टडी बिल्कुल इनकम्प्लीट है,
उससे ना हमको पता चलेगा कि पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग फॉलिकल तो नहीं पड़ा, कोई प्री एग्जिस्टिंग सिस्ट तो नहीं है, और यूट्राइन पैथोलॉजी के बारे में भी हम लोग ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जो है फॉलिकुलर स्टडी जो होती है बेसलाइन स्कैन से ही शुरू करनी चाहिए। अब हमने देख लिया, हमने बेसलाइन स्कैन कर लिया, हमने पेशेंट को मेडिसिन दे दी एएफसी देखकर कि हाँ इसके लिए कौन सी ड्रग अच्छी है, कौन सा इंजेक्शन अच्छा है। उसके बाद हम लोग पेशेंट को डे 7 या डे 8 पे बुलाते हैं। डे 8 तक जो फॉलिकल का साइज है वो होता है लगभग 10 से 12 मिलीमीटर के आसपास। अगर 10 मिलीमीटर का एग मिल रहा है दैट मीन्स इट इज गुड। अब ऐसी कंडीशन में फिर हम लोग वही डोज मेंटेन करते हैं, या हो सकता है हम ओरल ड्रग दे रहे हैं तो वहीं पे हम स्टॉप कर दें। फिर हम लोग पेशेंट को ऑल्टरनेट डेज बुलाते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि एग का साइज बढ़ रहा है कि नहीं। जो ऑन एन एवरेज एग का साइज इंक्रीज करता है वो 2 मिलीमीटर के आसपास इंक्रीज करता है। और जब एग का साइज जो है 18 to 22 मिलीमीटर्स का हो जाता है, जो कि लगभग आपका 13th या 14th डे ऑफ पीरियड्स पे होता है, तब हम देते हैं पेशेंट को ट्रिगर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग फॉलिकुलर स्टडी में देखते हैं वो होता है एंडोमेट्रियल थिकनेस। एंडोमेट्रियल थिकनेस को गवर्न करता है फॉलिकल की मैच्योरिटी। जब फॉलिकल का साइज 12 मिलीमीटर से ज्यादा बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है, यानी कि जो परत की जो थिकनेस है, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और ट्रिगर देने से पहले भी हम लोग देखना पड़ता है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी है। अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस 8 मिलीमीटर्स की है या उससे ज्यादा है तभी हम लोग पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं, जिसको हम लोग ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर वो इंजेक्शन होता है जिससे ओव्यूलेशन होता है। और अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत कम है, जैसे 5 मिलीमीटर है या 6 मिलीमीटर से नीचे है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग ट्रिगर देते भी हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं थिन एंडोमेट्रियम, जो कि किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। इसके बारे में हम लोग अलग से एक टॉक करेंगे बाद में। तो हमने अब दे दिया पेशेंट को ट्रिगर, यानी वो इंजेक्शन जिससे ओव्यूलेशन होगा, और उसके 36 घंटे के बाद हम लोग एज्यूम करते हैं कि अब पेशेंट को ओव्यूलेशन हो जाएगा। और वही सबसे ज्यादा फर्टाइल टाइम माना जाता है। अगर वो नेचुरल साइकिल है या प्लेन ओव्यूलेशन इंडक्शन वाली साइकिल है तो पेशेंट को बता देते हैं कि अब आपको कांटेक्ट में रहने का टाइम आ गया है अपने पार्टनर के साथ। और अगर आईयूआई वाली साइकिल है तो हम लोग पेशेंट को 36 आवर्स के बाद बुलाकर हम लोग पेशेंट का आईयूआई करते हैं। और अगर आईवीएफ वाली साइकिल है तो उसका प्रोटोकॉल अलग होता है, वो उसमें भी 36 आवर्स के बाद ओपीयू किया जाता है। तो ये बात थी ट्रिगर के बारे में, और कब देना चाहिए और क्या फाइंडिंग होनी चाहिए तभी दिया जाता है ट्रिगर। और उसके बाद हम लोग जब नॉर्मल साइकिल होती है तो हम लोग बुलाते हैं पेशेंट को, या आईवाई साइकिल फॉलिकल जब ट्रिगर देने के बाद हम लोग फिर से बुलाते हैं देखने के लिए कि ओव्यूलेशन हुआ कि नहीं हुआ, एग रप्चर हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एग रप्चर हुआ है? जो डोमिनेंट फॉलिकल हमको पहले दिख रहा था उसका साइज छोटा हो जाएगा। हमको पाउच ऑफ डगलस में एक आपके रिपोर्ट में लिख कर आएगा फ्लूइड सीन इन पाउच ऑफ डगलस, यानी कि फॉलिकल रप्चर हुआ, उसने एग रिलीज किया। फॉलिकल रप्चर हुआ इसलिए डोमिनेंट फॉलिकल का साइज रिग्रेस कर गया और वहां से फ्लूइड रिलीज हुआ, इसलिए उसमें लिखकर आ जाता है फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस। तो ये कुछ ऐसी साइंस हैं जो स्टेट करती हैं कि हाँ इस कंडीशन में ओव्यूलेशन हुआ है। तो अब फाइनली फॉलिकुलर स्टडी के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे कि ये पिन पॉइंट करता है फर्टाइल टाइम को और हमको बताता है कि यही टाइम है जब हमें आईयूआई करना है, हम लोग को ओपीयू करना है, या पेशेंट को बताना है कि अब आपको कांटेक्ट में रहना है। और अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही होती है तो पेशेंट का फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंस फॉलिकुलर स्टडी के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। थैंक यू सो मच।